हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर्स टुडे का आज 64 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे संवैधानिक या प्रशासनिक घटनाक्रम से कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद। दोस्तों, चर्चा में क्यों है तो हाल ही में कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्य सरकारों के बीच दोनों राज्यों की सीमा के निकट अवस्थित बेलगावी क्षेत्र पर दावे को लेकर एक बार पुनः तनाव देखने को मिला है। यानी कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा पे एक ऐसा गांव है बेलगावी, जो बेलगावी क्षेत्र है। वहां पे क्या है, उस बेलगावी क्षेत्र के वजह से दोनों राज्यों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। तो उसके पीछे क्या कारण है, तो इसमें देखेंगे प्रमुख बिंदु क्या क्या है, पृष्ठभूमि क्या है इसकी, और महाराष्ट्र के दावे का आधार क्या है। उसके बाद कर्नाटक का पक्ष क्या है और समाधान के प्रयास क्या कर सकते हैं हमारे केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद है राज्य के बीच सीमा विवाद हल करने हेतु उपलब्ध जो विकल्प है, जो संवैधानिक तरीके हैं, वह क्या क्या है, और अनुच्छेद 131 के तहत स्वीकार्य संभावित मामले क्या हो सकते हैं, और अपवाद में क्या क्या है। इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में देखेंगे। और अंतर राज्य परिषद के कार्य जो है वह क्या है, और भारत में राज्यों के पुनर्गठन का इतिहास किस प्रकार से रहा है, और पूर्वोत्तर में पहचान आधारित पुनर्गठन और विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्यों का गठन किया गया था। इन सभी मुद्दों को आज की इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी या विभिन्न स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं घटती है, जैसे जीएस के 4 पेपर है, चारों पेपर से संभावित जो भी करंट अफेयर से संभावित प्रश्न आ सकते हैं, उसके लिए जो टॉपिक है वो टॉपिक हम आपके बीच वीडियो के माध्यम से प्रतिदिन लेके आते हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। जैसे देख सकते हैं दोस्तों कि जीएस के 4 पेपर है समय होते हैं, जिसमें सभी टॉपिक को इसमें इस करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी घटनाएं घटती है उसमें 25 नवंबर से 24 दिसंबर 2022 तक के जितनी भी घटनाएं घटी है या चर्चा का विषय रहा है, उन सभी को कवरेज किया गया है, जिसमें संवैधानिक या प्रशासनिक घटनाक्रम से, आर्थिक घटनाक्रम से, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, भूगोल एवं आपदा प्रबंधन, भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय, इतिहास, कला एवं संस्कृति और आंतरिक सुरक्षा। इन सभी टॉपिक से क्या है कि वीडियो इस मैगजीन में क्या है टॉपिक है, और सभी को हम वीडियो के माध्यम से आप तक लेकर आते रहेंगे। तो देखते हैं कि इस टॉपिक को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इसे जो संभावित प्रश्न है उसको देख लेंगे, जिससे इस टॉपिक को समझना और आसानी हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन प्रश्न। संभावित प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में राज्यों के गठन की प्रक्रिया का संक्षिप्त परिचय देते हुए हाल में देश के कई राज्यों के बीच बढ़ते सीमा विवाद के कारकों का उल्लेख करते हुए इसके समाधान को संभावित विकल्पों पर प्रकाश डालिए। दोस्तों, जो संभावित प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में जो राज्य के गठन की प्रक्रिया हुई थी उसको कह रहा है संक्षिप्त में क्या कह रहा है, परिचय देने के लिए कह रहा है। और उसके बाद कह रहा है क्या कि हाल में देश के कई राज्यों में, यानी देश में कई राज्यों में जो सीमा विवाद को लेकर के जो मुद्दे उठ रहे हैं उसके पीछे के क्या कारण है, और उसके समाधान के लिए जो संभावित विकल्प हो सकते हैं वह क्या हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ेंगे तभी आपके इसके बारे में सोच पाएंगे। तो क्या है दोस्तों कि आपके पास यह मैगजीन नहीं पहुंच पाता है, तो वीडियो के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप तक पहुंचाए, जिससे आप भी इसका लाभ उठा सके। तो है कि इसके प्रमुख बिंदु क्या है। तो इससे पूर्व वर्ष 2004 में महाराष्ट्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर करते हुए इस मामले में न्यायालय का अंतिम निर्णय आने तक विवादित क्षेत्रों को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में लाए जाने की मांग की थी। अब अगला पॉइंट है कि हालांकि वर्तमान में बेलगावी का पूरा क्षेत्र कर्नाटक द्वारा प्रशासित होता है, और बेलगावी जो क्षेत्र है वह क्या है कर्नाटक के अधीनस्थ में अभी है, लेकिन क्या है कि इसके जो महाराष्ट्र सरकार है उस पर अपना अधिकार जताने के लिए जो क्या है कि उच्चतम न्यायालय में क्या है कि एक याचिका दायर की है। अब इसके पीछे पृष्ठभूमि क्या है, इन सभी के जो पीछे का जो कारण है वह क्या है, उनको देखते हैं। कि अगला जिसमें पहला पॉइंट है कि संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956
जो पारित किए जाने के बाद से ही महाराष्ट्र और कर्नाटक में राज्य की सीमा से सटे कुछ कस्बों और गांवों को अपने क्षेत्राधिकार में शामिल करने को लेकर विवाद बना हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इस अधिनियम को वर्ष 1953 में गठित न्यायमूर्ति फजल अली आयोग के निष्कर्षों के आधार पर पारित किया गया था। और यह जो अधिनियम है जो 1953 में गठित न्यायमूर्ति फजल अली आयोग जो था, है ना, फजल अली आयोग के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, पॉलिटी पढ़े हैं तो उसमें जो है राज्य के लिए जो गठित हुआ था एक अधिनियम, उसके तहत क्या हुआ था कि 1 नवंबर 1956 को मैसूर राज्य, जिसे बाद में कर्नाटक नाम दिया गया, के गठन के बाद पड़ोसी बॉम्बे राज्य, जो बाद में महाराष्ट्र कहलाया, के बीच मतभेद उभर आए। और क्या हुआ कि मैसूर राज्य और बॉम्बे राज्य दोनों के बीच क्या हुआ कि जब 1 नवंबर 1956 को इस तरह की मुद्दे आई जो कि क्षेत्र यानी सीमा को बंटवारे के लिए, तो इस तरह के मतभेद उभर कर आए। उसके बाद क्या है अगला पॉइंट कि इस सीमांकन से नाखुश महाराष्ट्र ने अधिनियम की धारा 21(2)(b) का आह्वान किया और कर्नाटक में मराठी भाषी क्षेत्रों को जोड़े जाने पर आपत्ति जताते हुए गृह मंत्रालय को एक ज्ञापन सौंपा। उसके बाद है अगला कि इसके तहत क्या है कि 2806 वर्ग मील के क्षेत्र का दावा किया, जिसमें बेलगावी, कारवार और निपानी की 3 शहरी बस्तियां आदि शामिल थी, जो स्वतंत्रता से पहले मुंबई प्रेसिडेंसी का जो है हिस्सा थी। उसके बाद आगे जो देखते हैं क्या आगे का पॉइंट कि महाराष्ट्र के दावे का आधार क्या है। ठीक है दोस्तों, तो जिसमें पहला पॉइंट है कि महाराष्ट्र द्वारा सीमा के पुनः समायोजन का दावा क्षेत्र की निकटता एवं सापेक्ष भाषाई बहुमत के आधार पर प्रस्तुत किया गया। महाराष्ट्र द्वारा बेलगावी और आसपास के क्षेत्रों पर दावा मराठी भाषी लोगों और भाषाई एकरूपता पर आधारित है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि साथ ही यह कारवार और सूपा पर भी अपना दावा करता है। महाराष्ट्र के अनुसार इस क्षेत्र में बोली जाने वाली कोंकणी और मराठी भाषा की एक बोली डायलेक्ट की संज्ञा दी जाती है और दोनों भाषा यहाँ पे बोली जाती हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है कि महाराष्ट्र के अनुसार इन क्षेत्रों के राजस्व अभिलेख भी मराठी में ही रखे जाते थे, मतलब रखे जाते रहे हैं। और महाराष्ट्र के अनुसार क्या है कि यहाँ के जो राजस्व के अभिलेख जो है वो भी मराठी भाषा में रखी जाती थी। उसके बाद कर्नाटक का पक्ष क्या है, ये तो हम लोग महाराष्ट्र के दावे का आधार देख लिए। अब कर्नाटक का पक्ष है कि कर्नाटक का तर्क है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार सीमाओं का निर्धारण अंतिम है। उसके बाद है कि राज्य का तर्क है कि यह मुद्दा उन सीमा मुद्दों को पुनः खोल देगा जिन पर अधिनियम के तहत विचार नहीं किया गया है और ऐसी मांग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यानी कर्नाटक के अनुसार है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार जो सीमाओं का निर्धारण हो गया है उसको अब रहने दिया जाए, उसे नहीं खोलने की जरूरत है। अगर खोल ले जाएगा तो फिर कई ऐसे राज्य होंगे जहां भी ये मुद्दे उठ सकते हैं। उसके बाद है जबकि कर्नाटक के अनुसार बेलगावी को अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में शामिल करना भाषाई आधार पर किए गए सीमांकन और बाद में महाजन आयोग की रिपोर्ट के अनुरूप है। उसके बाद समाधान के क्या प्रयास हो सकते हैं, तो वर्ष 1960 में दोनों राज्य प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों के साथ एक 4 सदस्यीय समिति गठित करने पर सहमत हुए। यह समिति निकटता के मुद्दे को छोड़कर किसी अन्य मुद्दे पर एक सर्वसम्मत निर्णय पर नहीं पहुंच सकी। इसके अतिरिक्त वर्ष 1960 और 1980 के दशक के बीच सीमा समाधान के कई प्रयास किए गए, हालांकि इसका समाधान नहीं किया जा सका। उसके बाद अगला पॉइंट जो है कि महाराष्ट्र के विरोध और दबाव के बीच केंद्र सरकार ने 25 अक्टूबर 1966 को सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन के नेतृत्व एक आयोग का गठन किया। उसके बाद अगला पॉइंट है कि आयोग ने अगस्त 1967 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जहां उसने कर्नाटक के 264 शहरों और गांवों निपानी, नंदगढ़ और खानपुर सहित को महाराष्ट्र के साथ और महाराष्ट्र के 247 गांवों दक्षिणी सोलापुर और अक्कलकोट सहित को कर्नाटक के साथ मिलाने की सिफारिश की।
इसके बाद अगला पॉइंट जो है वह है कि देश की स्वतंत्रता के बाद से बेलगावी की जनसंख्या ही काफी बदलाव हुआ। शहर के मुख्य एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में मुख्य रूप से कन्नड़ भाषी लोग हैं, लेकिन बेलगावी के आसपास बड़ी संख्या में लोग मराठी व कन्नड़ दोनों बोलते हैं। उसके बाद आगे के जो पॉइंट है, आगे के जो राज्यों के बीच सीमा विवाद हल करने हेतु उपलब्ध विकल्प, और इसके लिए जो विकल्प है वह क्या हो सकते हैं। तो क्या है कि पहला पॉइंट है कि भारत में राज्यों के बीच विवादों को हल करने के लिए कुछ कानूनी प्रावधान किए गए हैं, जिसमें क्या है कि न्यायिक हस्तक्षेप। अनुच्छेद 131 राज्यों के बीच या राज्यों और संघ के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद की सुनवाई एवं उसका निस्तारण करने के लिए उच्चतम न्यायालय को विशेष अधिकार प्रदान करता है। उसके बाद है अगला पॉइंट कि अनुच्छेद 131 के अनुसार इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत सरकार व किसी राज्य या दो अथवा अधिक राज्यों के किसी विवाद में यदि जहां तक उस विवाद में विधि का या तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न अंतर्वालित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है, तो और वहां तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करने उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता होगी। उसके बाद अगला है कि अनुच्छेद 131 के तहत स्वीकार्य संभावित मामले, जिसमें है क्या कि भारत सरकार और एक या एक अधिक राज्यों के बीच या एक तरफ भारत सरकार और कोई एक तरफ मतलब कोई एक राज्य या एक से अधिक राज्य तथा दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य के बीच या दो से अधिक राज्यों के बीच। कह रहा है क्या कि ये जो संभावित मामले हो सकते हैं 131 के तहत जो कार्रवाई के लिए जो किन मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। तो जब भारत सरकार या एक से अधिक राज्यों के बीच जो कोई विवाद होगा, या एक तरफ भारत सरकार होगा और एक तरफ क्या होगा, एक राज्य होगा या एक से अधिक राज्य, तथा दूसरी तरफ मतलब क्या होगा, एक तरफ जो होगा भारत सरकार होगा और एक राज्य होगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो दूसरी तरफ जो होगा, दूसरी तरफ क्या होगा, एक या एक से अधिक राज्यों के बीच होगा या दो से अधिक राज्यों के बीच। इन सब मुद्दों के लिए यह अनुच्छेद 131 की स्वीकार्य है। उसके बाद अपवाद क्या है, तो अपवाद है कि अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय ऐसे मामलों की सुनवाई नहीं करता जहां विवाद एक संधि, समझौते, अनुबंध या कन्वेंशन से संबंधित हो जो वर्तमान में भी प्रभाव में हो, और इसमें अनुच्छेद 131 के क्षेत्राधिकार को प्रतिबंधित करने की बात कही गई हो। अगला पॉइंट है कि साथ ही इसके तहत इस संविधान के प्रावधानों के अधीनस्थ वाक्यांश को शामिल करने का तात्पर्य है कि सुप्रीम कोर्ट का अन्य मूल क्षेत्राधिकार उन मामलों पर लागू नहीं होता है जहां संविधान के अन्य प्रावधानों के तहत किसी अन्य निकाय का अधिकार क्षेत्र निर्धारित किया गया हो या उच्चतम न्यायालय को ऐसे मामलों से बाहर रखा गया है। उसके बाद है कि अगला कि उदाहरण के लिए अनुच्छेद 262 अंतरराज्यीय जल विवाद, 280 जो है अनुच्छेद उसमें है कि वित्त आयोग को संदर्भित मामले, और अगला जो है 290 उसमें संघ और राज्यों के बीच कुछ खर्चों और पेंशन का समायोजन शामिल है। उसके बाद अगला जो है पॉइंट की राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ 1977 मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एक निजी पक्ष सुप्रीम कोर्ट के समक्ष में विवाद निस्तारण के लिए अनुच्छेद 131 का प्रयोग नहीं कर सकता है। साथ ही ऐसा विवाद कानूनी अधिकार से संबंधित होना चाहिए, न कि राजनीतिक। उसके बाद अगला है कि अंतर राज्य परिषद क्या है, तो संविधान का अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को राज्य के बीच विवादों के समाधान के लिए एक अंतर राज्य परिषद स्थापित करने की शक्ति देता है। अगला पॉइंट है कि परिषद की परिकल्पना राज्यों और केंद्र के बीच चर्चा के लिए एक मंच के रूप में की गई है। उसके बाद आगे का पॉइंट है कि वर्ष 1988 में सरकारिया आयोग ने सुझाव दिया कि परिषद को एक अस्थायी निकाय के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए, जिसके बाद वर्ष 1990 में राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम इसकी स्थापना की गई। उसके बाद देखते हैं कि अंतरराज्य परिषद के कार्य क्या है।
तो राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना। उसके बाद अगला पॉइंट है कि उन विषयों की जांच और चर्चा करना जिनमें कुछ या सभी राज्यों या संघ तथा एक या अधिक राज्यों को साझा हित है आदि, है ना, क्या है, अंतर राज्य परिषद के कार्य है। ठीक है। उसके बाद अगला जो है कि वर्ष 2021 में केंद्र सरकार द्वारा अंतर राज्य परिषद का पुनर्गठन किया और निकाय में अब 10 केंद्रीय मंत्री अस्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में है। उसके बाद है कि भारत में राज्यों के पुनर्गठन का इतिहास क्या है। दोस्तों ये ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, आप देख ले अच्छे से गौर से। तो वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग 550 अलग अलग रियासतें शामिल थी, जिसमें अगला पॉइंट है कि वर्ष 1949 में संविधान की पहली अनुसूची के अनुसार एकीकृत प्रदेशों को 27 राज्यों में बांटा गया था, जिन्हें भाग ए, बी, सी और डी श्रेणियों में विभाजित किया गया था। उसके बाद भाग ए राज्यों पूर्व राज्यपालों का प्रांत थे, भाग बी जो है पूर्व रियासतों या रियासतों के समूह थे, भाग सी जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त आयुक्तों द्वारा प्रशासित राज्य थे, और भाग डी में केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल थे, जो तब केंद्र द्वारा नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा प्रशासित होते थे। उसके बाद उस समय राज्यों को समूहन भाषाई या सांस्कृतिक विभाजन की बजाय राजनीतिक और प्रशासनिक विचारों के आधार पर किया गया था, लेकिन यह एक अस्थायी व्यवस्था थी। स्वतंत्रता के बाद से भाषाई आधार पर राज्यों के विभाजन की मांग उठ रही थी। उसके बाद है एसके धर आयोग। तो इस संदर्भ में 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता को देखते हुए एसके धर आयोग का गठन किया गया। उसके बाद है कि अगला जो है कि एसके धर आयोग ने भाषाई आधार पर की बजाय ऐतिहासिक और भौगोलिक विचारों सहित प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को प्राथमिकता दी। उसके बाद अगला पॉइंट है कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जब तक देश में राष्ट्रवादी भावना प्रबल न हो जाए, राज्यों को केवल केंद्र के अधीन प्रशासनिक इकाइयों के रूप में कार्य करना चाहिए। उसके बाद है कि जेवीपी यानी जेवीपी जवाहरलाल, वीपी मेनन और पीसे पट्टावी सीतारमैया। ठीक है। आयोग दिसंबर 1948 में इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टावी सीतारमैया की एक संयुक्त जेवीपी समिति का गठन किया गया था। उसके बाद अगला है कि अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विचार को खारिज कर दिया, लेकिन कहा कि इस मुद्दे को जनता की मांग के आलोक में नए सिरे से देखा जा सकता है। उसके बाद अगला है कि हालांकि जनता की मांग और विरोध के कारण अक्टूबर 1953 में भारत सरकार ने मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया। उसके बाद अगला पॉइंट है क्या कि राज्य पुनर्गठन आयोग अन्य भाषाई मांगों को बल मिला और 1953 में सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग एसआरसी का गठन किया गया। अगला पॉइंट है कि इसने 1955 में 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण का सुझाव देते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसकी बजाय सरकार ने 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया, जिसमें इसके तहत असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास को 1969 में तमिलनाडु का नाम बदल गया। मतलब मद्रास जो है पहले मद्रास नाम था, उसके बाद 1969 में इसका नाम तमिलनाडु नाम हो गया। उसके बाद मैसूर, जिसको 1973 में कर्नाटक के रूप में बदल दिया गया, और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य थे। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप का गठन किया गया। उसके बाद आगे के जो पॉइंट है कि वर्ष 1956 में मराठी भाषी और गुजराती भाषी क्षेत्रों में शामिल करते हुए बॉम्बे के मानचित्र को फिर से तैयार किया गया। इसने 2 अलग अलग आंदोलन को जन्म दिया, जिसके बाद 1 मई 1960 को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से अमल में आया और 2 अलग अलग राज्यों का गठन किया गया।
उसके बाद अगला पॉइंट है कि इसी क्रम में पंजाबी सूबा की मांग की दबाव में वर्ष 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। उसके बाद अगला है कि पूर्वोत्तर में पहचान आधारित पुनर्गठन, जिसमें पहला पॉइंट है कि वर्ष 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत असम राज्य का गठन किया गया। जिसमें अगला पॉइंट है कि वर्ष 1972 में मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया। इसी वर्ष मणिपुर और त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 1972 में पहले त्रिपुरा क्या था और मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश थे, जो अभी राज्य है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को पहली बार वर्ष 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और वर्ष 1982 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्यों का गठन। अब विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्यों का गठन किया गया किस प्रकार से, तो देखते हैं कि वर्ष 2000 में 3 राज्यों झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के क्रमशः बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इन राज्यों का गठन करके मूल राज्यों में कुल क्षेत्रों को अविकसित होने के आधार पर किया गया था। उसके बाद है कि वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना का गठन किया गया। हालांकि अगले 10 वर्षों के लिए हैदराबाद दोनों राज्यों की साझा राजधानी होगी। उसके बाद यानी 2024 तक ये जो आंध्र प्रदेश जो है, मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, उसकी राजधानी जो हैदराबाद है, वो दोनों को अलग अलग कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद है कि वर्ष 2019 में जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति की निरसन के साथ जम्मू और कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। आगे की राह क्या हो सकती है, तो हाल के वर्ष में केंद्र सरकार के मध्यस्थता में पूर्वोत्तर के कई राज्यों में सभी हितधारकों के योगदान के माध्यम से सीमा समाधान का निस्तारण किया गया है। उसके बाद महाराष्ट्र एवं कर्नाटक राज्य सरकार के क्षेत्र के सभी हितधारकों के साथ मिलकर सीमा समाधान का प्रयास किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।